हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। फ्रेंड्स, आप लोग की लगातार डिमांड पे क्या है, अब आज से प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम नंबर 2। इससे पहले वॉल्यूम 1 में 24 प्रैक्टिस सेट जो दिया हुआ था वो 24 कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। आप लोग के डिमांड पे ही वॉल्यूम 2 स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करेंट अफेयर्स के साथ है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ ही इसका पूरा क्वेश्चन का और पूरे आंसर का जो एक्सप्लेनेशन के साथ है PDF, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। और साथ ही साथ क्या है, किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया, उसका भी वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर दिया गया। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। आप ही लोग के डिमांड पे ये सारा प्रैक्टिस सेट चलवाया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा सारे प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन में वॉल्यूम 2 में प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 1 को। सेट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो ग्रेनाइट चट्टानें जो है ये आग्नेयी चट्टानें होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चट्टानों को 3 तरह से बांटा जाता है। एक होता है आग्नेयी चट्टानें, उसके बाद होती है अवसादी चट्टानें, उसके बाद होती है रूपांतरित चट्टानें। तो आग्नेयी चट्टानें में क्या सब आता है? तो ग्रेनाइट आता है, नीश आता है, बेसाल्ट आता है, शिस्ट आता है, ये सब आग्नेयी चट्टान में आता है। अब शादी में क्या आता है? तो स्लेट आता है, संगमरमर आता है, क्वार्ट्जाइट आता है, बलुआ पत्थर आता है। ये सब किस में आता है? अब शादी में आता है। और रूपांतरित में क्या आएगा? तो फाइलाइट आएगा, शिस्ट आएगा, सर्पेंटाइन आएगा। ये सब जो है ये रूपांतरित चट्टानें हैं, तो इन सभी को याद रखेंगे। 2, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो है ये किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों के द्वारा निर्मित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार जो है ये किस आर्टिकल के अंदर बताया गया है? तो आर्टिकल 15 के 2 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 15 में क्या व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान को लेकर भेदभाव नहीं करेगी। इसको ध्यान में रखेंगे। 14 में क्या बताया गया? 14(2) को जानने से पहले हमें 14 जानना है कि 14 के अंदर बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता, और 14(2) में बताया गया है कि न्यायालय के अंदर सभी व्यक्तियों के साथ एक तरह का व्यवहार किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या है? तो 16 है लोक नियोजन में समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में समानता। और 16 का ए क्या कहता है कि अगर संसद चाहती है कि किसी को रोजगार के लिए विशेष शर्त दिया जाए, यानी कि SC, ST, OBC, EWS के लिए जो विशेष आरक्षण है वो 16A के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 17 का संबंध जो है ये अस्पृश्यता के अंत से है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये सभी जो है ये मौलिक अधिकार है जो कि हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक दिया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है वैसे तो कुल 13 देशों से गुजरती है, लेकिन यहाँ पे 3-3 देश का समूह दिया हुआ है, तो इसमें हमें राइट आंसर को पता करना है। तो ये हो जाएगा आपका कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आपको 10 और देश का नाम जानना जरूरी है, जो कि है मालदीव, किरिबाती, इक्वाडोर, ब्राज़ील, युगांडा, सोमालिया, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, साओ टोम एंड प्रिंसेप। तो ये 13 कुल देश है, इसका नाम आप याद रखेंगे। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो है कांगो नदी। 5, निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसमें कौन सा देश है जो आसियान का सदस्य नहीं है? तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बांग्लादेश जो है ये सार्क का सदस्य है। सार्क में कुल कितने देश है? तो 8 देश है। मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 देश सार्क के अंदर है और 10 देश आसियान के अंदर है। आसियान क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया,
फिलीपींस तथा सिंगापुर है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 6, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो इनके बीच में रेखा रेड क्लिफ रेखा, इसको भी ध्यान में रखेंगे। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा जो है ये किसके किसके बीच में है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा। 49 डिग्री समानांतर रेखा ये किसके बीच में है? तो यूएसए और कनाडा के बीच में है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसको जो है ये दुनिया का सबसे शांति वाला जो है बॉर्डर माना जाता है 49 डिग्री रेखा को। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 7, आंग सांग सू की जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? तो आंग सांग सू की जो है ये क्या थी? तो ये म्यांमार की प्रधानमंत्री थी। इनको क्या किया है? वहाँ पे सैन्य शासन यानी तख्ता पलट करके इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल में डाल दिया गया है। इनका संबंध जो है ये म्यांमार से है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और आंग सांग सू की को 1951 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 8, एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? तो एडमिरल कप का संबंध जो है ये किस खेल से है? तो नौका दौड़ से है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टेनिस का संबंध, टेनिस से जुड़ा एक कप है, आप इसको याद रखेंगे, लावेर कप। लावेर कप टेनिस से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप, कूच बिहार ये सब जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। और राइडर कप ये गोल्फ से संबंधित है। तो इन सभी को आप याद रखेंगे। और इटली ने भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 को जीत लिया है। यानी कि एडमिरल कप जो नौका दौड़ से संबंधित है 2023 का कप इटली ने जीत लिया है। 9, विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है? तो डेविड बेकहम का संबंध जो है ये फुटबॉल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्रिकेट विश्व कप 2023 का वैश्विक राजदूत किसको बनाया गया था? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। ये भी ध्यान में रखेंगे। और आयुष्मान खुराना को भारतीय एम्बेसडर बनाया गया है यूनिसेफ के लिए। 10, निम्नलिखित में से शंघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है? तो SCO शंघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बीजिंग चाइना के अंदर है। और इसमें एक सदस्य देश कौन है? तो यह है ईरान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे। इसमें कुल कितने देश हैं? तो भारत है, चाइना है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और ईरान है। तो इसमें ध्यान में रखेंगे। इसमें कुल कितने देश हो गए? तो 9वां देश ईरान बन गया है। तो अब जाके कुल 9 देश हो गए हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 11, वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चेतन भगत की एक पुस्तक है 400 डेज रेवोल्यूशंस 2020, ये चेतन भगत की पुस्तक है। सलमान रुश्दी की एक पुस्तक है, ये भी याद रखेंगे, मिडनाइट चिल्ड्रेन, यह सलमान रुश्दी की पुस्तक है। तो इन सभी को आप याद रखेंगे। 12, पेरू की राजधानी है। तो पेरू की राजधानी कहाँ है? तो यह है लीमा। ऐसे क्वेश्चंस BSSC के एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको कंट्री, कैपिटल, करेंसी ये सब याद रखना होगा। तो पेरू की राजधानी हो जाएगी लीमा। बोगोटो किसकी राजधानी है? तो यह है कोलंबिया की राजधानी। क्यूटो किसकी राजधानी है? तो क्यूटो है इक्वाडोर की राजधानी। और लापाज जो है यह है बोलीविया की राजधानी। इसको भी याद रखेंगे। 13, इजराइल देश की मुद्रा क्या है? तो इजराइल देश की मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगा आपका न्यू शेकेल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि राजधानी से हो गया, करेंसी से हो गया, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको याद रखना होगा। क्रोन ये किसकी मुद्रा है? तो ये है ग्रीनलैंड की मुद्रा। रूबल किसकी है? तो ये है रूस की। और यूरो ये है यूरोपियन संघ की। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? दिहरम। और मोरक्को की मुद्रा भी क्या है? वो भी दिहरम। तो इन सभी को आप याद रखेंगे। 14, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये मिला था विश्वनाथ आनंद को। चेस के एक महान प्लेयर है विश्वनाथ आनंद, इन्हीं को मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। वर्तमान में इसका नाम बदलकर कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और अब इनामी राशि के तौर पे 25 लाख रुपए भी मिलती है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे।
15 भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग डैश प्रति किलोमीटर होती है। तो प्रति कितना डिग्री प्रति किलोमीटर बढ़ जाता है, तो ये 35 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जैसे कि हम पृथ्वी के ऊपरी भाग यानी वायुमंडल में 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में 35 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है प्रति 1 किलोमीटर, वृद्धि होती है प्रति 1 किलोमीटर पे, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब है आगे है मैथ का क्वेश्चन। इसका मैं पीडीएफ और इसके आंसर का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आपको अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ जो बुक का एक्सप्लेनेशन है उसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख लेंगे। तो अब हम जीके, जीएस, साइंस इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं अच्छे से। आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। नाउ पहचानिए कि निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी HCL को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था। तो यह कथन जो है यह तो सत्य है। खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स KCC राजस्थान में स्थित है, ये भी सत्य है। और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। तो यह जो कथन है यह गलत है। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो इसमें पहला और दूसरा कथन सत्य था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। 32 भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही है कि पहला है कि इसको 2005 में बनाया गया था, तो यह कथन जो है यह सत्य है। दूसरा है कि इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में दिया जाता है, तो ये भी सत्य है। और तीसरा क्या है कि इसे 2018 में भंग कर दिया गया था, तो यह कथन जो है यह असत्य है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये तीसरा कथन जो है ये हमारा असत्य है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला और दूसरा कथन जो है ये सत्य है। 33 स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और भारत का अंतिम वाइसरॉय भी कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो ब्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और उसके बाद स्वतंत्र प्रभार का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो विलियम बेंटिक था। मतलब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक था, जिसने राजा राम मोहन राय के सहयोग से क्या किया था, सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे हमारे चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। आप इन सभी में कंफ्यूज नहीं होंगे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल वो थे चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। कंपनी के अंतर्गत भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल वो कौन था, कंपनी के अंदर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसरॉय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। इन सभी को आप याद रखेंगे। 34 सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के पहले गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे, जिसमें पहले गुरु थे गुरु नानक सिंह देव जी और आखिरी और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो पटना में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 35 पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। तो सुरकोटदा जो है ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये क्या है, तो ये एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। लोथल जो है, लोथल भी एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है, और वो एक डॉकयार्ड सिटी भी हुआ करता था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। राजस्थान में कौन सा शहर स्थित है, तो कालीबंगा, जहाँ से हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और पंजाब से, तो रोपर का संबंध जो है ये पंजाब से है। 36 भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी। तो भारत में सिजदा प्रथा जो है ये शुरू किया गया था किसके द्वारा, तो सजदा ये किया गया था गयासुद्दीन बलबल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिजदा और पैबोस क्या था कि ऐसे राजा को झुक के या फिर हाथ को चूमना
कि जो राजा होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं, जिल्ले इलाही होते हैं राजा। तो इसीलिए ये सिजदा और पैबोस की प्रथा जो है ये शुरू किया गया था बलबन के द्वारा, इसको ध्यान में रखेंगे। और बलबन ही वह सुल्तान था जिसने क्या किया था कि चालीसा दल को समाप्त भी कर दिया गया था, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। चालीसा दल 40 तुर्क सरदारों का ये दल था जिसको गयासुद्दीन बलबन जो है ये समाप्त कर देता है। रजिया सुल्तान कौन है? तो रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासक भी है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और बलबन से जुड़ी एक और बात याद आती है कि रक्त एवं लौह की नीति जो है ये बलबन के द्वारा ही शुरू किया गया था। और इसने एक सैन्य विभाग की भी स्थापना की थी, दीवाने अर्ज, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 37 कंडाली महोत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। तो कंडाली महोत्सव जो है ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ये उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 38 नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो चेरी की उत्पत्ति जो है ये किस राज्य में हुई है? तो राजस्थान में हुई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राजस्थान की एक बहुत ही प्रसिद्ध है नृत्य शैली जिसको हम घूमर कहते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। घूमर का संबंध पूछ ले तो वो भी राजस्थान से है। बिहार से संबंधित कौन सा नृत्य शैली है? तो झिझिया है और झुमरी डांस है, ये बिहार से संबंधित है। पश्चिम बंगाल से संबंधित कौन सा है? तो जात्रा और बाउल है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, इन सभी को याद रखेंगे। और चेरोकान, मिजोरम में जो नृत्य शैली है उसको चेरोकाम कहा जाता है। 39 क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो क्रिकेट विश्व कप 2023 ये कहाँ पे हुआ था? तो ये भारत में हुआ था, इंडिया के अंदर हुआ था। और इसका फाइनल कहाँ पे हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा, अहमदाबाद में हुआ था, ये भी ध्यान में रखेंगे। और इस विश्व कप में सर्वाधिक रन जो है ये किसने बनाया था? तो विराट कोहली ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। विराट कोहली को सर्वाधिक रन बनाने के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से भी नवाजा गया है। और इन्होंने क्या किया है? तो अभी सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़कर 50 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं विराट कोहली, ये भी ध्यान में रखेंगे। 40 हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है? तो पुष्पा भारती कौन है? तो ये एक प्रसिद्ध हिंदी लेखिका है और 2023 में इनको कौन सा साहित्य पुरस्कार मिला है? तो इनको व्यास सम्मान मिला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 33वां व्यास सम्मान इनको मिला है पुष्पा भारती को। वर्ष 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास ये दोनों जो है ये एक बिरला के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और 57वां अभी तक 58वां मिला नहीं है, तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 जो है वो किसको मिला था? दामोदर मौजा को मिला था, ये भी ध्यान में रखेंगे। 41 भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त है। तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त ये कौन है? तो ये हीरालाल सामरिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्या है? करेंट का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो है हमारे बजाहत हबीबुल्ला, ये कौन है? तो ये जो है देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और दीपक संधू कौन है? तो देश की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त है। तो ये सब आप याद रखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। 42 कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो किसको ये जो चिकित्सा लाभ है ये प्रदान नहीं किया जाता है? तो ये बहुराष्ट्रीय निगम के कर्मचारियों को नहीं प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये क्या है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 फरवरी 1952 को हुई थी। ये भी ध्यान में रखेंगे कि ESIC क्या होता है? तो ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम होता है। 43 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान जो है ये पहली बार गाया गया था? तो कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जनगण मन है, जिसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ये भी ध्यान में रखेंगे। और संविधान ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को संविधान में मतलब स्वीकार किया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। और हमारे राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो ये 52 सेकेंड लगता है, ये भी आप याद रखेंगे कि राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड लगता है। 44 माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो माइकल ओ डायर की हत्या जो है ये किसने की थी? तो सरदार उधम सिंह ने की थी।
विक्की कौशल की एक फिल्म भी है उधम सिंह, उसी में ये मतलब उसमें ये सब दिखाया गया है कि वो कैसे जाते हैं इंग्लैंड, वहाँ पे फिर माइकल ओडायर की हत्या करते हैं। तो माइकल ओडायर, इसका संबंध जो है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से है, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें हजारों निर्दोषों की हत्या हुई थी। उसमें उधम सिंह जो है उसी मैदान में मौजूद थे, लेकिन ये बच जाते हैं। उसके बाद ये क्या है कि अपना बदला लेने के लिए फिर जाते हैं इंग्लैंड और वहाँ पे माइकल ओडायर की हत्या करते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 45 चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है ये हुआ था 1922 में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्या हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद ये आंदोलन क्या था कि हमें इसमें क्या है कि ब्रिटेन का सहयोग नहीं करना है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ के ये आंदोलन चल रहा होता है अच्छे तरीके से, लेकिन 1922 में क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि चौरी चौरा नामक एक स्थान पे एक पुलिस स्टेशन को पूरा जला देते हैं। उसमें जितने सारे पुलिस वाले होते हैं सब जल के मर जाते हैं। तो उसके बाद गांधी जी जो है ये दुखी होके 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और पूछ ले कि चौरी चौरा कांड ये किस दिन का है? तो ये 5 फरवरी 1922 का है। ये उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा से संबंधित है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 61 लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है ये की थी बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1857 की क्रांति क्यों चालू हुई थी? तो उस समय का तत्कालीन था चर्बी वाला कारतूस, उसी की वजह से ये विद्रोह चालू हुआ था और उसमें लखनऊ से नेतृत्व की थी बेगम हजरत महल। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तात्या टोपे ये कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो ये कानपुर से नेतृत्व किए थे। और कुंवर सिंह का संबंध जो है ये बिहार से है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है 1857 की क्रांति की? तो 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। इसको ध्यान में रखेंगे। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। इन सभी को आप याद रखेंगे। हो सकता है कि या इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछ के किसी और रूप में 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और इस 1857 की क्रांति की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो पील आयोग का गठन किया गया था। इसको भी ध्यान में रखेंगे। पील कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1858 में। और इसी 1857 की क्रांति के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है। और क्या होता है कि भारत पर क्राउन शासन लागू हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। और जिसके बाद प्रथम वायसराय की नियुक्ति होती है जो कि लॉर्ड कैनिंग ही बनता है, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। बिहार के आरा से नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे। कानपुर से नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे थे। बरेली से नेतृत्व खान बहादुर खान कर रहे थे। इलाहाबाद से नेतृत्व लियाकत अली कर रहे थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर, जो कि इन लोगों का लीडर हुआ करता था। 62 काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है सर्वाधिक महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, थोड़ा सा हिस्सा कर्नाटक में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि मुख्यतः, तो मुख्यतः में महाराष्ट्र जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और काली मिट्टी जो होती है ये कपास की खेती के लिए बहुत ही मतलब अच्छी मानी जाती है। और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 63 अरल सागर अवस्थित है। तो अरल सागर जो है ये कहाँ पे अवस्थित है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। 64 भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है ये आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और पहली बैठक में कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसको भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 11 दिसंबर से अस्थायी बैठक चालू होती है और जिसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 65 डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। तो धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। धन विधेयक जो है ये केवल कहाँ प्रस्तुत होता है? तो ये केवल प्रस्तुत होता है लोकसभा में। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन लेते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। इसको भी ध्यान में रखेंगे।
66 भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो हमारे संविधान में जो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान है ये हमने कहाँ से लिया है? तो ब्रिटेन की संविधान से लिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और हमारे संविधान में जो संविधान की सर्वोच्चता जो है ये हमने यूएसए की संविधान से लिया है। मौलिक अधिकार भी हमने यूएसए की संविधान से ही लिया है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? तो डीपीएसपी लिया है। ये भी ध्यान में रखेंगे, जो कि भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक आता है। 67 बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष जो थे ये कौन थे? तो ये थे मौलाना मजरूल हक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और बिहार में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और भारत में होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? तो 1916 में ही बम्बई के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और मद्रास के क्षेत्र में एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। और मौलाना मजरूल हक की एक पुस्तक है, पुस्तक नहीं, एक समाचार पत्र है द मदरलैंड, जिसको इन्होंने कब निकाला था? 1921 में निकाला था। अगर आपसे ये पूछ ले कि द मदरलैंड नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो मौलाना मजरूल हक थे और उन्होंने इसे 1921 में प्रकाशित किया था। 68 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व जो है एक पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है? 10 मई 1857 से मानी जाती है। और पटना से इस विद्रोह का नेतृत्व पीर अली करते हैं और जगदीशपुर आरा से इसका नेतृत्व कुंवर सिंह करते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 69 पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता जो है ये किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चाइना के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये जो पंचशील समझौता अगर पूछ लिया जाए तो भारत और चाइना से संबंधित है। 70 अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए थे? तो अफीम युद्ध जो है ये लड़ा गया था ब्रिटेन और चाइना के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इन लोग के बीच में कितना अफीम युद्ध लड़ा गया था? तो 2 बार अफीम युद्ध लड़ा गया था। पहला अफीम युद्ध 1839 से 42 तक था और दूसरा 1856 से 1860 तक था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 71 मानद किस देश की नई मुद्रा है? तो मानद जो है ये किस देश की नई मुद्रा है? तो ये अजरबैजान की नई मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। और अजरबैजान क्या है? एक स्थलरूप देश है और यह वर्ष 1991 में भूतपूर्व सोवियत संघ से अलग हुआ है। ये पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था और 1991 में ये यूएसएसआर से अलग हुआ है। लगभग यूएसएसआर जो है ये 15 देशों में टूट गया था 1991 में। उसी का एक हिस्सा अजरबैजान है जिसकी नई मुद्रा मानद है। 72 नू शंतारा किस देश की नई राजधानी है? तो नू शंतारा जो है ये किस देश की नई राजधानी है? तो ये इंडोनेशिया की नई राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंडोनेशिया की पहली राजधानी क्या थी? तो जकार्ता थी। अब उसने बदल के क्या कर दिया गया? तो ये नू शंतारा कर दिया है। इसको ध्यान में रखेंगे। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो यह है पोर्ट लुइस। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 73 निम्नलिखित में कौन सादृश्य कथन भारत के पड़ोसी देश के संदर्भ में सही है? तो इसमें कौन सा कथन जो है ये भारत के पड़ोसी देश के बारे में सही है? तो पहला कथन क्या है कि भारत ने 2022 में क्षयमान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन के अनुदान से मालदीव को सहारा दिया था। तो ये कथन क्या सत्य है? तो ये कथन जो है ये असत्य है। दूसरा है श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। तो ये कथन जो है ये सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। भारत ने $4 बिलियन का नहीं बल्कि कितना का दिया था? तो $100 बिलियन का दिया था, यानी $10 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की थी मालदीव को। $100 बिलियन। और यही मालदीव क्या किया? अब चाइना की गुट में चला गया है। 74 किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? तो ग्राम सभा वर्ष जो है ये घोषित किया गया था वर्ष 2009-10 को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद रखना है कि उसको संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया, 11वीं अनुसूची में डाला गया, 29 विषय प्रदान किए गए। इन सभी को आप याद रखेंगे।
75 संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित किया गया है? तो ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये भारतीय संविधान के भाग 9 के तहत आर्टिकल 243 घ 3 के अंदर ये चीज़ इस चीज़ की चर्चा है कि ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीट जो है ये आरक्षित होगी। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये जो आरक्षण है ये हर 10 वर्षों के लिए होता है और 10-10 वर्षों पे इसको बढ़ाया जाता है या फिर ख़त्म किया जाता है, ये संसद इसका निर्णय लेती है। 121 किसी द्विमीनीय गति में ताक्षणिक चाल v0 एक धनात्मक नियतांक है, तब निम्नलिखित में कौन सा कथन अनिवार्यतः सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन जो है अनिवार्य सत्य है? तो ये हो जाएगा आपका समान समय अंतरालों में समान पथ दूरियां तय की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 122 अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंगे जो है ये इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संरचन की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 123 वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है? तो CO2 का सांद्रण जो है ये हमारे वायुमंडल में 390 ppm है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको आप याद रखेंगे। 124 ZX⁴ आवर्त सारणी में 12वें वर्ग का सदस्य है। यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा? तो अगर एक अल्फा कण ये क्या करता है उत्सर्जित कर देगा तो ये किस में चला जाएगा? तो ये 10 में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। जब अल्फा कण ये उत्सर्जित करता है तो क्या होता है कि 2 स्थान ये पीछे खिसक जाता है, तो इसलिए ये 12 से 10 में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 125 रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो ये कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको आप ध्यान में रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो पुरकिंजे ने की थी। इसको भी ध्यान में रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, पुरकिंजे और रॉबर्ट हुक कोशिका। 126 प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो ये यहाँ पे यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्मा शोषी प्रकृति की है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको आप ध्यान में रखेंगे। 127 माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण यानी वाइट कोशिकाएं क्यों माना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिका किस लिए माना जाता है कि क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA दोनों होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होता है? तो आंतरिक संश्लेषण भी होता है, यानी कि ATP जो है ये 32 ATP मिलकर एक हमें ग्लूकोज का निर्माण करती है। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखेंगे। 128 जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता है? तब वो क्या नहीं कर सकता है? इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद नहीं कर सकता है। अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो वो इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 129 किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I, 2I और 3I प्रवाहित करने पर उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाण क्रमशः B1, B2 और B3 है। निम्न में कौन सा संबंध सही है? तो इसमें कौन सा संबंध सही हो जाएगा? तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेंगे। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। कहीं समझने में इस क्वेश्चन को दिक्कत होगा तो इसका आंसर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। मेशनर प्रभाव संबंधित है। तो मेशनर प्रभाव का जो संबंध है यह है अतिचालकों से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मेशनर प्रभाव क्या कहते हैं कि जब कोई पदार्थ अपने क्रांतिक ताप से नीचे आकर अतिचालक अवस्था को प्राप्त करता है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। इसी को मेशनर प्रभाव कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? तो भौतिक शास्त्री मेशनर ने की थी। उन्हीं के नाम पर ये मेशनर खोज दिया हुआ है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 131 लिटमस विलियन डैश से प्राप्त होता है। तो लिटमस विलियन जो है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है लाइकेन से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और निष्क्रिय लिटमस विलियन का रंग कैसा होता है? तो ये बैगनी होता है।
क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या करता है कि नीला कर देता है, यानी कि बेस जो है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है और एसिड जो है वो नीले को लाल कर देता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 132 वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। ये किस में एम्बेडेड होते हैं? तो ये होते हैं रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 133 विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला यह पदार्थ है। तो विद्युत तार पर जो विद्युत रोधी पदार्थ का एक परत होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो पीवीसी का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 134 निम्न में कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो कौन सा भाग है जो मानव आंख के अंदर प्रकाश को प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो ये है आपका कॉर्निया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और हम लोग आई डोनेट भी करते हैं तो उसमें क्या डोनेट करते हैं? कॉर्निया ही डोनेट करते हैं। 135 भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी। तो भूख लगने पे हम लोग सर्वप्रथम जो है ये किसका उपयोग करते हैं? तो ग्लाइकोजन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और वसा को क्या कहा जाता है? तो रिजर्व एनर्जी कहा जाता है। जब हमारा ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाता है तो हम वसा का उपयोग करते हैं। तो अभी इसके आगे क्या है? रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको टेलीग्राम पे पूरे आंसर को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट था जीके, जीएस, साइंस, करेंट्स, ये सब जो है ये यहीं पे समाप्त होता है। जितने भी ये क्वेश्चन थे मैंने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पे आके जुड़ जाएंगे। वीडियो लेक्चर से क्या फ़ायदा होता है कि आपको याद होने की संभावना ज़्यादा अच्छी से होती है। तो आप वीडियो से याद कर सकते हैं और उसके बाद पीडीएफ से क्या कर सकते हैं? मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और जहाँ दिक्कत होगा आप सॉल्यूशंस को देख लेंगे। तो लगातार आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। आप ही लोग के डिमांड पे ये प्रैक्टिस स्टार्ट किया गया है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा सारे प्रैक्टिस सेट को। किरण पब्लिकेशन का भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो अब ये लगातार रैपिड में चलेगा। किरण पब्लिकेशन का, प्लेटफॉर्म का, एडुटेरिया का, ये सब प्रैक्टिस सेट लगातार चलते रहेगा। तो आप लोग लगातार सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखिएगा। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर्म ज़्यादा भराया है, बच्चे भी ज़्यादा हैं, तो कट ऑफ स्वाभाविक सी बात है ज़्यादा होगी। तो इसलिए आप लोग को तैयारी बहुत अच्छी करनी है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपकी जीके जीएस में कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। आप हमेशा पेपर और पेन लेके बैठे। कोई भी वीडियो भी अगर आप सुन रहे हैं तो लेके बैठे। कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको याद ना रहे तो उसको आप वहाँ पे नोट कर लें। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 2 में। आज ये हमारा पहला सेट था। अब हम मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 2 में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।